डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में। बीएड का जो ये नोट्स आप लोगों के लिए हिंदी में प्रोवाइड किया जा रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनके जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट सब हैं वो सब पॉइंट अच्छे अच्छे बुक से कलेक्ट किया गया है। जैसे कि एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है पॉलिटी की, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है और जितने भी सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं वो भी पॉलिटी के लिए इन्हीं बुक का रेफरेंस लेते हैं और पढ़ते भी हैं। तो वहाँ से भी कुछ कुछ पॉइंट को मैंने नोट्स किया है और उस हिसाब से मैंने अच्छे से इसको अच्छे से तैयार किया है। तो आप लोग देखिए और देखिए कि किस प्रकार से आप लोगों को ये नोट्स हेल्प करती है और अच्छे से लिखिए ताकि एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो चलिए देखते हैं। कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के अंतर्गत आता है, ये यूनिट 1 में ही आता है, एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपको पता ही होंगे कि अभी वर्तमान में जो फंडामेंटल मूल अधिकार जो है वो 6 हैं, पहले 7 हुआ करता था, जिसमें कि एक मूल अधिकार जो संपत्ति के अधिकार है उनको हटा दिया गया है, अभी 6 ही हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, उन अनुच्छेद को देखेंगे जो कि बीएड में इम्पोर्टेंट है। बीएड के दृष्टिकोण से बीएड के सिलेबस के अनुसार ये अनुच्छेद जो है देख सकते हैं आप, 14, 15, 16, 21 और 21 का ए और 30 और 51 के 51 मूल कर्तव्य जिसमें दिया गया है। तो हम लोग इन्हीं अनुच्छेदों को डिटेल्स में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकार के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। आप लोगों को पता भी होगा कि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है और उसको जो है भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये पहला आर्टिकल्स देखते हैं जो कि 14 है, 14 जो है, इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष और विधियों का समान संरक्षण, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। कोई व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं जो कि अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, जो भी किसी भी तबके हैं आदमी, वो जो है विधि के ऊपर नहीं है, वो सब जो है एक संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूल तत्व है। इसलिए इसे किसी भी तरह से या यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। किसको? तो अनुच्छेद 14 के बारे में इनका वर्णन है। अब देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 15 जो है उनके बारे में। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म पे विभेद का प्रतिषेध, कि आप किसी भी व्यक्ति को का जो है धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या उनके जन्म स्थल पर विभेद नहीं कर सकते हैं, उनका प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। तो देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में ये व्यवस्था दी गई है कि राज्य के किसी भी नागरिक के प्रति केवल यहाँ वर्ड लिखा गया है केवल, इसके अलावा किसी भी जगह नहीं, सिर्फ ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाबों, स्नान घाटों दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा।
राज्य की इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। ये राज्यों को अनुमति होती है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था करें या फिर बच्चों के लिए शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल। इस तरह का राज्य सरकार ये जो होते हैं उनके इस तरह की व्यवस्था का प्रबंधन किया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। लोक नियोजन के बारे में देखते हैं कौन कौन सी अफसर की समानता दिया गया है। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान या निवास के स्थान या आधार पर राज्य किसी भी रोजगार और कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। देखिए, ये तो समान अधिकार की बात संविधान जरूर करता है, लेकिन आप लोग ऐसे ज़रूर कहीं गए होंगे जहाँ की बड़े लोग जो बड़े कास्ट के हैं या फिर जितने भी उच्च अधिकारी हैं उन लोगों की जो है ज़्यादा सुनवाई होती है एज कम्पेयर टू नीची जाति या नीचे तबके व्यक्तियों से। ये संविधान जो है सबको समान अधिकार दिया है, लेकिन हम लोग जो इस संविधान की पूरी बातों को ये धरती मतलब धरातल पर अच्छे से इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं कर पाए। इसको इम्प्लीमेंट करना ही सबसे बड़ी बात होगी और इसका इम्प्लीमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके कुछ अपवाद हैं जो कि समान अधिकार सबको नहीं दिया जा सकता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। राज्यों की नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद पिछले वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि राज्य में उन प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है जो कि अनुसूचित जनजाति है, जो कि निम्न तबके हैं, SC ST, उन लोगों के लिए कुछ विशेष प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। और दूसरा हम देखते हैं, विधि के तहत किसी संस्था या कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था भी की जा सकती है। अनुच्छेद 21 के ए पे देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार है। इसमें 21 में जो है शिक्षा का अधिकार है, वैसे 21 में जीवन जीने का अधिकार शायद दिया गया है और उसी में लेकिन 21 के ए में जो है वो शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के क में घोषणा की गई है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। इसमें वर्णन किया गया है। इसका निर्धारण जो है राज्य सरकार करेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह व्यवस्था 86 जब संशोधन हुआ था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। यह संशोधन जो है देश में सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आप लोग भी पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़े थे सर्व शिक्षा अभियान के दौरान कि ये 86वें संविधान संशोधन जो है 2002 में हुआ था, उसमें किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। आप लोग देखे होंगे कि जब चल रहा था सर्व शिक्षा अभियान तो एक पेंसिल पे एक आगे में लड़की और पीछे में लड़का इस तरह से बैठा हुआ एक चिन्ह था और बहुत से गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ बनाया जाता था इस तरह के चित्रों का। वो जो अभियान चल रहा था उस समय सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था, तो उसी के बारे में बता रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ है किसके, तो शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने में। आगे देखते हैं, सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया है। इस संशोधन के पहले भी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। तथापि निदेशक से देहांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था। अब उसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था, अब इसमें जो है इस तरह के व्यवस्था, कानूनी प्रावधान की व्यवस्था कर दी गई है। इस तरह के अधिनियमित किया गया कि समानता, सामाजिक न्याय या लोकतंत्र के मूल्यों के साथ ही न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज निर्माण का लक्ष्य सभी समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर प्राप्त किया जा सकता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 30। इसमें क्या है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लेखित
अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। कह रहा है कि अनुच्छेद 30 में जो है शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का नियम है और साथ में प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों का भी अधिकार दिया गया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि भाषा को जो है उस बच्चे को जिस बच्चे को मतलब ज्ञान या शिक्षा दिया जाता है उसको अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक कौम शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती है। पहला देख लेते हैं 3 प्रकार की कौन कौन सी अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। राज्य के आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान, ऐसे संस्थान जो राज्यों से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे संस्थान जो दूसरों से मान्यता या सहायता नहीं लेते हैं। ये 3 प्रकार के अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों को स्थापना करना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल किए गए हैं। उन पॉइंट्स को देख लेते हैं नंबर वाइज। अपनी शासी निकाय चुनने का अधिकार जो है उसमें संस्थापकों या भरोसा हो कि वह संस्थान को भली भांति चला सकेगा। दूसरा नंबर जो है शिक्षण कर्मचारी जैसे कि शिक्षक, व्याख्याता तथा प्रधानाध्यापक जो है शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियुक्त करने और साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। नंबर 3 में अपनी पसंद के हर विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने तथा सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का भी अधिकार दिया गया है। 4th में है अपनी संपदा और परिसंपत्तियों की संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार। अनुच्छेद अब 51 के ए में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों में से एक है 21 का। ये इसमें जो है मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य क्या होता है उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वर्तमान संविधान में 11 मूल कर्तव्य, अभी जो संविधान है उसमें से वर्तमान मूल कर्तव्य जो है 11 है। लेकिन जब संविधान में जो है मूल कर्तव्य, वर्तमान संविधान में 11 मूल कर्तव्य, लेकिन जो संविधान जिस समय बना था उस समय जो था मूल कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। उन्हीं के बारे में देखते हैं। लेकिन मूल संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं थी। जो ओरिजिनल संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्य की व्यवस्था नहीं थी। संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी और दावा किया गया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। तो एक समिति की गठित की गई थी उस समय और उसी समिति के आधार पर यह मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया। कब? तो 1976 में 1976 में जोड़ा गया था। तो वो समिति कौन थी? तो हम लोग देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। ये स्वर्ण सिंह समिति लिखे हैं वो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर 86वें संविधान संशोधन कर, वो था 42वें, ये है 86वें। आप लोग याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य जो संविधान में जोड़ा गया वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके 10 मूल कर्तव्य, जबकि 86वें संविधान संशोधन करके 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़कर 11 मूल कर्तव्य कर दिया गया। अब देख लेते हैं मूल कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य जो है, जिस तरह से संविधान में सभी के लिए मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है उसी तरह से संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। जैसे कि हम लोग देश के किन्हीं राज्य में जाकर घूम सकते हैं या रह सकते हैं, ये मेरा मूल अधिकार है। ये संविधान हम लोगों को अधिकार दिया है कि आप किसी भी राज्य में जाके घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, वहाँ घर भी बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। देश के किसी राज्य में ये मेरा मूल अधिकार है। जबकि देश के सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखना ये मेरा मूल कर्तव्य है। जैसे कि अगर आपका मूल अधिकार जो है अगर हनन होता है, हनन का मतलब कोई अगर आपके मूल अधिकार को छीनता है, जैसे या कहीं घूमने जाते हैं या घूमने नहीं देता है, तो आप उनके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। मतलब
उस पर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। ये संविधान ही अधिकार आपको देता है। अगर हाई कोर्ट में अगर करना चाहते हैं उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई, तो आप अनुच्छेद 224 के तहत उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, अगर आपका मूल अधिकार कोई हनन करता है। लेकिन आपका मूल कर्तव्य है कि आप सरकारी संपत्ति को बचा कर रखें। जैसे कि रेलवे में सफल करते हैं तो रेलवे की रक्षा करना, सुरक्षा करना, जितनी भी सरकारी संपत्ति है सरकार की तरफ से उनकी देखभाल करना, और जैसे कि झंडा है मतलब अपना जो है तिरंगा, उनकी रक्षा करना, वो कहीं गिरे पड़े रहे उन्हें उठा के, जो कि अपने देश का सम्मान है उनका सम्मान करना, ये मेरा मूल कर्तव्य है। लेकिन मूल कर्तव्य अगर आप नहीं मानते हैं तो इसका ऐसा नहीं है कि आप पे सरकार जो है आप पे कोई कानूनी कार्रवाई करेगा, लेकिन कर सकता है। आप इस तरह से कोई हरकत बिल्कुल भी ना करें, काहे कि देश की संपत्ति आपकी ही संपत्ति होती है। तो चलिए अब मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में आप अंतर देख लिए, तो आगे डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 51 के क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि अब देखिए कि आपका जो मूल कर्तव्य है, आपको क्या क्या करना है, वो मूल कर्तव्य के बारे में हम बताते हैं। 11 मूल कर्तव्य जो उनके बारे में देखते हैं। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और पालन करें। जैसे कि हम लोगों का जो महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन सब के बारे में जो है प्रेरित करना लोगों को, राष्ट्रीय आंदोलन और उनके आदर्श जो है उनको अपने हृदय में संजो कर रखें और उनका पालन करें। तीसरा नंबर पॉइंट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। एकता मतलब हुआ राष्ट्र को टूटने न दें, एक साथ बनाए रखें। मन में ऐसा भावना मत रखें कि इंडिया को अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दें, इस तरह से राज्यों में नहीं, मतलब देश को बांटने का काम नहीं करें। फोर्थ नंबर पॉइंट है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। कह रहा है अगर देश की रक्षा करें, किसी भी तरह से कुछ होता है तो देश की रक्षा करें। अगर आपकी ज़रूरत होती है देश के लिए तो आपको देश के लिए जाके बॉर्डर पे लड़ना भी पड़ सकता है, तो उसमें ज़रूर आप शामिल हो। ऐसा लेकिन ज़रूरी तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे देश में सैनिकों की संख्या कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, और जो भी सैनिक है वो बेताज बादशाह के तरह है कि एक सैनिक जो है दूसरे दुश्मनों पे, हज़ारों दुश्मनों पे भारी पड़ सकते हैं, सिर्फ हमारा एक सैनिक ही। देश का जो सैनिक है, हमारे देश का सैनिक, वो किसी से कम नहीं है। लेकिन हाँ, कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों को भी जाना पड़ सकता है, ऐसा मूल कर्तव्य में कहा गया है। 5 नंबर पॉइंट देखते हैं भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रवेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। कहा जा रहा है कि सभी लोगों में समरसता है, मतलब भाई भाई जैसा भावना का विचार रखें और कोई भी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर उनको हीन दृष्टि से न देखें। और कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली के लोग जो है बिहारी को अजीब निगाहें से देखते हैं। इस तरह की विचार, इस तरह की भावनाओं को बिल्कुल भी अपने मन में न रखें। और साथ में स्त्री, जो भी लड़की है या फिर महिला है, उनको सम्मान जरूर करें और उनके विरुद्ध कोई भी गलत चीज़ हो उनको उनका विरोध करें। हमारे 6 नंबर पॉइंट है हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो भी संस्कृति है उनका पालन करें। हमारी संस्कृति में जैसे कि संस्कृति हमारा है कि धर्म, पूजा, इस सबको भी बनाए रखना ही हमारी संस्कृति है। संस्कृति में बहुत कुछ आती है, उनको भी उनका भी आदर करें। 7 नंबर पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसके संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए प्रति दया भाव रखें। करा प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि आप लोगों का जो है ये पेड़, वृक्ष, इन सब को न काटें, उनको रहने दें। वन है, झील जैसे है, नदी है, उन सबको गंदा न करें, नष्ट न करें, क्योंकि नदी में भी मछली होते हैं। अगर आप ज़्यादा उनको ख़राब करते हैं, विनाश करते हैं, तो उनमें एक प्रकार की उन मछलियों को मरने की स्थिति में कगार पे आ सकती है। इस तरह से उन लोगों के लिए झील, नदी सब को रहने दिया जाए।
8 नंबर पॉइंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावनाओं का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, जैसा कि मैंने आपको बताया। 9 नंबर है। 10 नंबर में है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ती हुई प्रगति और उपलब्धि को नई ऊंचाई को छू लें। 11 नंबर और लास्ट पॉइंट है, ये मेरा 11वां पॉइंट, ये 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों जो है वो शिक्षा को उपलब्ध कराना यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ये जो 11 नंबर जो मूल कर्तव्य है इसमें जोड़ा गया कि ये 86वें संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ तो इसमें जोड़ा गया कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया और उसमें से 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। इस तरह का मूल कर्तव्य में भी इस तरह का नियम जोड़ा गया और यही चीज़ को उठा के मूल अधिकार में जोड़ दिया गया जो कि 21 के क में जोड़ा गया है। यही मूल कर्तव्य को ही उठा के ये कह रहा है कि आपका मूल कर्तव्य है कि अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दें। ठीक, तो आज की जो लेक्चर है इसी जगह समाप्त होती है और आप बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसी लगी और समझ आया या नहीं, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हम सब दिन आपको बोलते हैं कि आपके एक कमेंट से मेरी भी उत्साह जगती है और मैं भी चाहता हूँ कुछ नया कुछ अच्छा करूं आप लोगों के लिए और देखें कि आपको बीएड में किस तरह से आपको हेल्प मिलती है। वैसे बीएड का स्टूडेंट हो या भी किसी का मतलब जनरल स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए उन लोगों को इन अनुच्छेद के बारे में जानना ज़रूर चाहिए और क्योंकि इनसे आपका जो मूल अधिकार है और आपका जो मूल कर्तव्य है, आपको देश ने क्या दिया है, संविधान ने क्या दिया है और आपको देश के लिए देश के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, उन सबको जानना ज़रूरी है। एक बीएड के स्टूडेंट हो या जनरल स्टूडेंट हो, सबको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए आज की जो लेक्चर है इसी जगह समाप्त होती है और इस वीडियो को इसी जगह समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।